बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 75 एक साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 76 मुलाहिजा फरमाएं। उन्हें वहां बैठे हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि आहट सुनकर चौंक गए। सबने बैक वैक घूमकर आवाज की तरफ देखा और फिर इशारे के ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो कोई चौपाया था जो दरिया पर पानी पीने के लिए आया था। उस चौपाए को देखकर इशारे की आंखों में चमक सी उभर आई। उसने ऊँटों पर उंगली रखकर सबको खामोश रहने का इशारा किया और राइफल उठाकर निशाना बांधने लगा। 4 मिनट बाद जब चौपाया पानी पीकर जैसे ही वहां से हटने लगा, शारिक ने ट्रैगर दबा दिया। वैराना फायर की आवाज से गूंज उठा। शारिक की गोली निशाने पर बैठी थी। वो चौपाया उछलकर गिरा और पत्थरों पर तड़पने लगा। मोहम्मद उमर जेब से चाकू निकालकर तेजी से उस तरफ दौड़ा। शारिक बाबू, तुमने कोई बेड़िया तो नहीं मार दिया? नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अब चाहे बेड़िया मार दिया हो या शेर, तुम लोगों को तो खाना ही पड़ेगा। शाहपरी को तो वैसे भी बहुत जोर की भूख लग रही है, वो तो मुझे भी खाने को तैयार है, शारिक ने कहा। अगर किसी वक्त मेरी भूख बेकाबू हो गई ना तो तुम्हें भी खा जाऊंगी, शाहपरी बोली। मोहम्मद उमर की आवाज सुनकर वो उस तरफ देखने लगे। वो नौलखे को बुला रहा था। नौलखा उठकर दौड़ता हुआ मोहम्मद उमर के पास पहुंच गया। वो पहाड़ी बकरा था जिसे मोहम्मद उमर ने ज़िबा कर दिया था। बकरे को उठाकर वो लोग इसी जगह ले आए जहां शारिक वगैरह बैठे हुए थे। अगर तुम्हें पेट भरना है तो उठकर लकड़ियां जमा करो, वरना तुम्हें कच्चा गोश्त खाना पड़ेगा, शारिक ने शाहपरी की तरफ देखते हुए कहा। शाहपरी के साथ समीना भी उठ गई और शारिक भी। यहाँ झाड़ियों की बहुतायत थी। उन झाड़ियों की लकड़ियां 2 फुट से ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन उनसे काम चल सकता था। वो झाड़ियां उखाड़ उखाड़ कर एक जगह जमा करने लगे। मोहम्मद उमर और नौलखे ने आधे घंटे में बकरे की खाल उतार ली। शारिक ने बड़े बड़े पत्थर रखकर चूल्हा सा बना लिया और आग जला दी। मोहम्मद उमर ने गोश्त के पार्चे बनाकर आग पर रख दिए। तकरीबन 1 घंटे बाद गोश्त इस काबिल हो सका था कि खाया जा सके। सबसे पहले शाहपरी ने एक टुकड़ा उठाया और फिर दूसरे भी पीछे नहीं रहे। वो लोग 2 दिन के भूखे थे। कच्चा पक्का गोश्त नोच नोच कर खाने लगे। कैसा लग रहा है ये गोश्त, शाहपरी? नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। बहुत मजे का, शाहपरी ने कहा। मैं लाहौर में तुम्हें लक्ष्मी चौक ले जाऊंगा। वहाँ 50 तरीकों का गोश्त तैयार किया जाता है। बाल्टी गोश्त, कढ़ाई गोश्त, पतीली गोश्त, टिक्का गोश्त। हर गोश्त का जायका मुख्तलिफ होता है, लेकिन ऐसा जायका तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं लाहौर का गोश्त भी खाऊंगी, शाहपरी बोली। अगर जिंदा सलामत लाहौर पहुंच गए तो, समीना ने कहा। क्या मतलब? शाहपरी ने उसे घूरा। इन पहाड़ों से निकल सके तब भी कहीं पहुंच सकेंगे ना, समीना ने जवाब दिया। मुझे तो लगता है हम जिंदगी भर इन पहाड़ों में ही भटकते रहेंगे और इसी तरह पहाड़ी बकरों का गोश्त खाकर गुजारा करते रहेंगे। मायूस क्यों हो समीना बीबी? नौलखे ने कहा। निकल ही जाएंगे ना यहाँ से। जवाब में समीना खामोश रही। वो लोग खामोशी से गोश्त खाते रहे। तकरीबन 1 घंटे बाद उन्होंने बचा हुआ गोश्त समेटा और घोड़ों पर सवार होकर आगे रवाना हो गए। वो लोग रात भर चलते रहे। रात की तारीकी में घोड़े अपनी मर्जी से चल रहे थे। सूरज की रोशनी फैलने पर उन्होंने घोड़े रोक लिए। घोड़े पर बैठे बैठे इधर उधर देखते हुए शारिक चौंक गया। नशेब में था हद्दे निगाह सरसब्ज वादी फैली हुई थी। ऊंचे दरख्तों का एक जंगल सा था जो दूर तक फैला हुआ था। दाईं तरफ 2 जगह 2-3 मकान नजर आ रहे थे। 2 घरों से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था। शारिक चारों तरफ देख रहा था। उन 2-3 मकानों के अलावा उन्हें दूर तक कोई और मकान नजर नहीं आया। मोहम्मद उमर और समीना वगैरह भी वो मकान देख रहे थे। क्या ख्याल है, वहां तक चला जाए? समीना ने कहा। हो सकता है वहां कुछ और मकान हो जो दरख्तों की वजह से हमें नजर ना आ रहे हो। उस तरफ इस तरह चले जाना हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, शारिक ने कहा। तो फिर? समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम लोग यहीं रुको, मैं और मोहम्मद उमर जाकर सूरत हाल का जायजा लेते हैं। अगर सूरत हाल हमारे हक में हुई तो हम सफेद कपड़ा लहरा देंगे। तुम लोग भी चले आना, और अगर हमारी तरफ से कोई सिग्नल ना मिला तो तुम लोग यहीं रुककर हमारा इंतजार करना। हम कोई और रास्ता सोचेंगे, शारिक ने कहा। समीना वगैरह घोड़ों से उतरकर एक तरफ बैठ गए। शारिक और मोहम्मद उमर ने अपने घोड़े ढुलान पर मोड़ दिए। वो मकान वहां से ज्यादा दूर नहीं थे। घोड़े पत्थरों के गिर्द बल खाते हुए रास्ते पर चल रहे थे। उन मकानों से तकरीबन 100 गज के फासले पर 20-25 बेड़े चरती हुई नजर आईं। उन्हें गालिबन सुबह सवेरे ही उनके बाड़े से निकाल दिया गया था। तुम यहीं रुक जाओ, मैं आगे जाकर देखता हूँ। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम यहाँ रहकर मेरी मदद कर सकोगे, मोहम्मद उमर ने कहा। शारिक ने अपना घोड़ा एक बहुत बड़े पत्थर की आड़ में रोक लिया और मोहम्मद उमर को देखने लगा, जिसका घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उन मकानों की तरफ जा रहा था और बिलाखिर एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गया। शारिक पत्थर की आड़ में घोड़े पर बैठा उस तरफ देख रहा था। उसने घोड़े की लगाम छोड़ दी और राइफल को दोनों हाथों में थाम लिया। मोहम्मद उमर ने मकान से कुछ दूर घोड़ा रोक लिया और पश्तों में कदरे ऊंची आवाज में पुकारने लगा। तकरीबन 2 मिनट बाद एक आदमी मकान से बाहर निकला। उसकी उम्र 60 साल के लगभग रही होगी। सफेद दाढ़ी उसके सेहतमंद चेहरे पर बड़ी भली लग रही थी। क्या बात है, तुम कौन हो? मैं मुसाफिर हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया।
वो कुछ देर तक उस बूढ़े से बातें करता रहा, फिर उसने शारिक को भी बुला लिया और उसके थोड़ी देर बाद शारिक ने अपनी कमीज उतार कर समीना वगैरह को सिग्नल दे दिया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो लोग भी वहां पहुंच गए। वहां 3 मकान थे, तीनों घरों से मर्द और बच्चे बाहर आ गए। औरतें भी दरवाजों में खड़ी झांक रही थी। मर्दों में एक वही बूढ़ा था और 3 जवान आदमी थे। बूढ़े ने समीना और शाहपरी को एक मकान में भेज दिया और शारिक वगैरह को लेकर दूसरे मकान में आ गया। उन लोगों से गुफ्तगू का चार्ज मोहम्मद उमर ने संभाल लिया। वो उन्हें बता रहा था कि वो लोग अरगून से सरूबी के लिए रवाना हुए थे, मगर रास्ता भटक गए। बूढ़े ने उनसे बताया कि वो उस रास्ते से बहुत दूर निकल आए हैं। सरूबी वहां से कम से कम 6 घंटे की मुसाफत पर है। बूढ़े ने अपने बारे में बताया कि ये 3 घर उसके खानदान पर मुश्तमिल है। उसके एक दूर के रिश्तेदार ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है और वो लोग यहाँ दरख्त काटते रहते हैं। महीने में एक मरतबा ट्रक आता है और कटी हुई लकड़ियां ले जाता है। कटाई का असल काम जंगल के दूसरी तरफ हो रहा है, जहाँ 20-22 आदमी काम पर लगे रहते हैं। ये बूढ़ा दरअसल यहाँ चौकीदार था। दरख्त काटना इसकी इजाफी आमदनी में शामिल है। हमसे पहले यहाँ कोई और अजनबी भी आया था? मोहम्मद उमर ने पूछा। नहीं, यहाँ कई रोज से कोई अजनबी नहीं आया, बूढ़े ने जवाब दिया। यहाँ से सरूबी के अलावा किसी और तरफ जाने का रास्ता भी है? मोहम्मद उमर ने पूछा। हाँ, बूढ़े ने सर हिलाया। सामने वाले पहाड़ के दूसरी तरफ पाकिस्तान का इलाका साउथ वजीरिस्तान है। मंगरूताई भी यहाँ से चंद घंटे की मुसाफिर पर है। सरहद ज्यादा करीब है। खारदार सरहद के दूसरी तरफ पहला कस्बा है। कभी वहां गए हो? मोहम्मद उमर ने एक और सवाल किया। अक्सर जाते रहते हैं, बूढ़े ने जवाब दिया। खारदार में मेरा मामूजाद भाई और कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं। कभी वो लोग भी इस तरफ आ जाते हैं। मोहम्मद उमर कुछ और पूछना चाहता था कि एक बच्चे ने आकर बताया कि खाना तैयार हो चुका है। बूढ़े ने एक नौजवान को इशारा किया। वो उठकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद उस नौजवान ने दरी पर दस्तरख्वान बिछा दिया और दूसरे नौजवान ने खाना लगा दिया। खाने के दौरान भी बातें होती रही। मोहम्मद उमर बूढ़े से करीद कर पूछ रहा था। वो ये तसल्ली कर लेना चाहता था कि यहाँ उनके लिए कोई खतरा तो नहीं। बूढ़े की बातों से मुतमईन था कि वो यहाँ महफूज हैं। कई रोज बाद उन्हें ढंग का खाना मिला। इन्होंने खूब पेट भर कर खाया। उसके बाद वो देर तक बातें करते रहे। नौलखा एक तरफ बैठा ऊँग रहा था और फिर वहीं लेट गया। चंद सेकंड बाद उसके खराटों की आवाज सुनाई देने लगी। तुम लोग थके हुए हो, आराम करो। दोपहर के खाने पर मैं तुम लोगों को जगा दूंगा, बूढ़े ने उठते हुए कहा। अगर कोई अजनबी इस तरफ आ जाए तब भी हमें जगा देना, मोहम्मद उमर ने कहा। फिक्र मत करो, यहाँ तुम लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा, बूढ़े ने कहा और कमरे से निकल गया। शारिक और मोहम्मद उमर कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर वो भी दरी पर लेट कर सो गए। उनकी आंख दोपहर का खाना तैयार होने से पहले ही खुल गई। उस वक्त एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। उसने बताया कि अगर वो नहाना चाहे तो नदी पर चले जाएं। नदी वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। वो देर तक नदी के ठंडे और शफाफ पानी में नहाते रहे। उस नौजवान ने उन्हें अपने और अपने भाइयों के कपड़े भी ला दिए थे। वो कपड़े पहनकर उन्होंने अपने कपड़े धोकर सूखने के लिए धूप में डाल दिए थे। वापस आते हुए समीना और शाहपरी से आमना सामना हो गया। पहली नजर में तो शारिक उन्हें पहचान ही नहीं सका, क्योंकि वो नहा धोकर निखर आई थी और साफ सुथरे कपड़ों ने उनका हुलिया ही बदल दिया था। उनके साथ 2 औरतें और भी थी। उन्होंने अपने चेहरे चादरों में छुपा लिए थे। शारिक कुछ देर समीना और शाहपरी से बातें करता रहा, फिर मोहम्मद उमर और नौलखे के साथ दूसरी तरफ मुड़ गया। वो बूढ़ा नसीब खान अगरचे गरीब आदमी था, लेकिन खुदा ने उसे दिल बहुत बड़ा दिया था। यूं मेहमान नवाजी उनके कबीले की रवायात में शामिल थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही मेहमान नवाज साबित हुआ। उसने सुबह ही 2 दुम्बे ज़बह कर डाले और दोपहर के खाने में कई तरह का गोश्त तैयार किया गया। खाने पर पूरे खानदान वाले मौजूद थे। समीना और शाहपरी औरतों के साथ दूसरे मकान में थी। खाना बहुत ही लजीज था, अगरचे खमीरी रोटियां भी मौजूद थी, लेकिन कई इकसाम का गोश्त थी। इस कदर मजेदार था कि वो रोटी को हाथ भी नहीं लगा सके थे। सिर्फ गोश्त ही खाकर पेट भर गया था। खाने के बाद वो लोग देर तक बातें करते रहे। मोहम्मद उमर ने बूढ़े नसीब खान और उसके घर वालों को अपने और शारिक वगैरह के बारे में एक फर्दी कहानी सुना डाली थी, और वो दोनों मुतमईन थे कि नसीब खान ने उनकी बात पर यकीन कर लिया था, क्योंकि उसने किसी किस्म की कोई जिरा नहीं की थी। नौलखा एक तरफ दरी पर लेट गया। मोहम्मद उमर और शारिक को भी जमाइयां आने लगी। नसीब खान उठकर चला गया तो वो दोनों भी लेट कर ऊँगने लगे। शाम ढलने से कुछ देर पहले वो लोग बेदार हुए। उसके कुछ ही देर बाद नसीब खान उनके लिए चाय ले आया। शारिक का ख्याल था कि चाय पीने के बाद वो रुखसत हो जाएंगे, लेकिन नसीब खान की बातों से अंदाजा होता था कि वो अभी उन्हें मेहमान बनाए रखना चाहता था। चाय के बाद उसका बेटा बर्तन उठाकर ले गया तो नसीब खान अपनी जगह से खिसक कर उनके करीब आ गया। वो बारी बारी इनके चेहरों को देख रहा था। शारिक चौंक सा गया। इसकी छठीस बता रही थी कि कोई बात जरूर है। हाँ, अब बताओ असल किस्सा क्या है? नसीब खान शारिक के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। तुम लोगों ने जो कहानी सुनाई थी, मैं असल बात जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कौन और कहां से आए हो। शारिक के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कनखियों से मोहम्मद उमर की तरफ देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं।
ये तो मुझे यकीन है कि तुम लोगों के साथ कोई गड़बड़ जरूर है, नसीब खान दोबारा बोला। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, यहाँ तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम लोग मेरे मेहमान हो और मैंने तुम्हें दोस्त भी कहा है। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ कि हमने अपने बारे में तुमसे झूठ बोला था? शारिक ने कहा। उसका ख्याल था कि शायद समीना या शाहपरी ने कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे नसीब खान को उन पर शुबा हो गया हो। मैंने 30 साल काबिल शहर में रहकर गुजारे हैं, पाकिस्तान की तरफ भी आता जाता हूँ, मैं कराची तक गया हूँ। ये कह लो कि मैंने घाट घाट का पानी पिया है, हर किस्म के लोगों से मिला हूँ। किसी से बात करते हुए मुझे ये अंदाजा हो जाता है कि वो किस फितरत का मालिक है। तुम लोगों के बारे में मेरा ख्याल ही नहीं, यकीन है कि तुम शरीफ लोग हो और किसी वजह से असल बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, इसके अलावा कल रात यहाँ गुलबाज खान और अब्दुल कुद्दूस खान के आदमी भी आए थे। उन्हें ऐसे लोगों की तलाश थी जो उनकी लिबार्ट्रियां तबाह कर गए थे। उन लोगों को 2 औरतों और 3 मर्दों की तलाश थी। वो लोग यहाँ आए थे? मोहम्मद उमर के हल्क से फंसी फंसी सी आवाज निकली। हाँ, नसीब खान ने सर हिलाया। लेकिन उस वक्त मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि तुम लोग कौन हो, क्या हो। इससे मुझे कोई गर्ज नहीं, लेकिन तुम लोगों ने हिरवन की लिबार्ट्रियां तबाह की हैं और मैं इस बात पर खुश हूँ। वो मौत के सौदागर हैं, अपने जाती मफाद के लिए पूरी दुनिया में जहर फैला रहे हैं। मैंने हिरवन के आदि कई नौजवानों को सिसक सिसक कर मरते देखा है। तुम लोगों ने मौत की ये 2 फैक्ट्रियां तबाह कर दी। मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो लोग तुम्हारी तलाश में हैं, वो इन पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। तुम लोग उनकी नजरों से बचकर नहीं निकल सकोगे। यहाँ भी तुम लोग ज्यादा अरसे तक महफूज नहीं रह सकोगे। मुझे यकीन है वो लोग दोबारा यहाँ आएंगे और मैं नहीं चाहता कि वो तुम लोगों को मौत के घाट उतार डालें। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। शारिक और मोहम्मद उमर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। शारिक को यह समझने में देर न लगी थी कि लिबार्टी की तबाही के बाद गुलबाज खान और अब्दुल कुद्दूस खान में इत्तेहाद हो गया था और उन्होंने मुश्तरका तौर पर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। वो ये भी जानता था कि इस वक्त तक वो चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनसे अपनी तबाही का बदला ना ले लें। उनकी तलाश में वाकई पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। 2 खतरनाक तरीन इंसान आपस में मिल गए थे। वो मौत के फरिश्ते थे और मौत के ये फरिश्ते उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सरहद की भी निगरानी शुरू करा दी होगी। वो सरहद पार करने वाले एक एक शख्स पर निगाह रखे होंगे। तुम ठीक कह रहे हो नसीब खान, बिलाखिर शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हम वही हैं जिनकी गुलबाज खान और अब्दुल कुद्दूस खान को तलाश है। उनकी हिरवन की लिबार्टियां हम ही ने तबाह की थी। हम ये भी जानते हैं कि वो हमारी तलाश में हैं और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमसे इंतकाम ना ले लें। हम सरहद पार करना चाहते हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हें या किसी और को कोई नुकसान पहुंचे। हम डरते डरते तुम्हारी इस बस्ती तक आए थे और ये हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ हमें तुम जैसा हमदर्द और मेहरबान इंसान मिल गया। तुम हमें सरहद की तरफ जाने वाला रास्ता बता दो, हम आज रात यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। तुम लोग अपने तौर पर सरहद पार करने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे, नसीब खान ने कहा। सरहद यहाँ से तकरीबन 7 घंटे के फासले पर है। तुम लोग भटक भी सकते हो। मैं अपने बेटे रहमतुल्लाह को तुम लोगों के साथ भेज दूंगा। वो तुम्हें हिफाजत से सरहद पार पहुंचा देगा। इस तरह रहमतुल्लाह की जिंदगी को तो कोई खतरा नहीं होगा, शारिक बोला। नहीं, नसीब खान ने कहा, सरहद की तरफ कई रास्ते जाते हैं, लेकिन एक रास्ता ऐसा भी है जिसके बारे में मेरे और मेरे बेटों के अलावा और कोई नहीं जानता। वो रास्ता दुश्वार गुजार जरूर है लेकिन हर लिहाज से महफूज है। लेकिन क्या? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम लोग घोड़ों पर सफर नहीं कर सकोगे, पैदल जाना होगा। घोड़े उस रास्ते पर सफर नहीं कर सकते, नसीब खान ने कहा। ठीक है, हम घोड़े यहीं छोड़ जाएंगे, शारिक ने कहा। और फिर उनमें यह प्रोग्राम तय होने लगा कि वो शाम का अंधेरा फैलते ही रवाना हो जाएं। लेकिन नसीब खान का ख्याल था कि शाम की बजाय वो लोग सुबह सवेरे रवाना हो तो बेहतर है, क्योंकि 2 घंटों बाद वो ऐसे रास्ते पर पहुंच जाएंगे जहां रात की तारीकी में सफर नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, हम सुबह सवेरे ही रवाना हो जाएंगे, शारिक ने कहा। नसीब खान उठकर चला गया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद समीना और शाहपरी वहां आ गई। उन्होंने नसीब खान के घर की खवातीन के कपड़े पहने हुए थे। समीना उन्हें बता रही थी कि नसीब खान के घर की खवातीन उनका बहुत ख्याल रखे हुए थी। शारिक ने उन्हें रवानगी के प्रोग्राम से भी आगाह कर दिया। रात का खाना खाने के बाद नसीब खान फिर उनके पास बैठ गया और वो देर तक बातें करते रहे। नसीब खान कह रहा था, रहमतुल्लाह तुम लोगों को सरहद पार कराने के बाद खारदार ले जाएगा। ये जनूबी वजीरिस्तान के एक छोटा सा गाँव है, वहाँ मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं। सरहद के दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंतजामिया है। उस गांव के साथ ही मलेशिया की चौकी भी है। मलेशिया वाले तुम लोगों को परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा मामूजाद भाई सबूर खान तुम लोगों की मदद करेगा। वहां से अगर तुम लोग चाहो तो दाना से होते हुए डेरा इस्माइल खान की तरफ निकल सकते हो। उससे आगे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मोहम्मद उमर, नौलखा और शारिक खामोशी से उसकी बातें सुनते रहे और जब नसीब खान चला गया तो वो लोग अपनी अपनी जगहों पर लेट गए। सुबह 4 बजे उन्हें जगा दिया गया
उनके लिए ना सिर्फ नाश्ते का इंतजाम था बल्कि नसीब खान के घर वाले लोगों ने रास्ते के लिए भी खाना वगैरह बांध दिया था। और फिर सूरज तुलू होने से पहले वो लोग मंजिल की तरफ रवाना हो गए। नसीब खान से वो लोग इस तरह रुखसत हुए थे जैसे किसी अपने करीबी अजीज से बिछड़ रहे हों। जैसे जैसे सूरज बुलंद हो रहा था धूप से चट्टानें तप रही थी, लेकिन तेज हवा की वजह से वो गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। रास्ता बाकी दुश्वार गुजार था। कहीं उन्हें चट्टानों के ऊपर से घूमकर जाना पड़ता और कहीं तंग घाटियों पर उतरना पड़ता। वो लोग अगरचे इन पहाड़ों पर सफर करने के आदी हो चुके थे, लेकिन 3 घंटे के सफर के बाद वो थक गए। समीना और शाहपरी से तो अब चला भी नहीं जा रहा था, उनकी टांगे शल हो रही थी। रहमतुल्लाह ने भी इस सूरत को महसूस कर लिया और एक मुनासिब जगह देखकर कुछ देर के लिए रुकने का फैसला कर लिया। यहाँ आबशार की सूरत में एक चट्टान से पानी बह रहा था। उन्हें प्यास भी बहुत लग रही थी और भूख भी। पहले तो वो पानी पर टूट पड़े और फिर रहमतुल्लाह ने दस्तरख्वान बिछा दिया। खाना इतना वफर मिकदार में था कि वो लोग 2 वक्त आराम से खा सकते थे। भुना हुआ गोश्त और खमीरी रोटियों के अलावा मोटी मोटी मीठी रोटियां भी थी। तकरीबन 1 इंच मोटी रोटियों को केक कहा जाता था। उसमें अखरोट, बादाम और पिस्ता वगैरह भी डाला हुआ था, जिससे ये केक कुछ और भी मजेदार हो गया। वो लोग तकरीबन 1 घंटा वहां रुके रहे और फिर आगे रवाना हो गए। आगे का रास्ता कुछ ज्यादा ही दुश्वार गुजार बल्कि खतरनाक था। एक मौके पर तो शाहपरी और समीना ने आगे जाने से ही इनकार कर दिया। आगे तकरीबन 10 गज का रास्ता बहुत ही खतरनाक था। एक तरफ दीवार की तरह उमूदी चट्टान थी, उसके साथ तकरीबन 3 फुट चौड़ी चट्टान सी बनी हुई थी और उसके साथ सैकड़ों फुट गहरा खड्ड था और उस रास्ते पर चलना खुदकशी के मुतरादिफ था, मगर इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। सबसे आगे रहमतुल्लाह था। समीना और शाहपरी को बड़ी मुश्किल से आगे चलने पर आमादा किया गया। मोहम्मद उमर एक हाथ से चट्टानी दीवार का सहारा लिए उस 3 फुट चौड़ी कार्निस पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। दूसरे हाथ से उसने शाहपरी का एक हाथ थाम रखा था। शाहपरी ने अपना दूसरा हाथ चट्टान पर जमा रखा था। वो चट्टान के साथ तकरीबन चिपकी हुई सी चल रही थी। उनके पीछे शारिक और समीना उसी तरह चलते हुए आ रहे थे। आखिर में 9 लखा था। आधा रास्ता तय करने के बाद शारिक ने नजरें उठाकर आगे देखा। ये कार्निस चट्टान के साथ साथ अगरचे आगे तक चली गई थी, लेकिन रहमतुल्लाह नजर नहीं आ रहा था। शारिक के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक लम्हे को उसके ज़हन में यह ख्याल आया कि रहमतुल्लाह खड्ड में तो नहीं गिर गया, लेकिन फिर यह ख्याल उसने ज़हन से झटक दिया। रहमतुल्लाह अगर खड्ड में गिरता तो उसकी चीख जरूर सुनाई देती। 2-3 गज का मजीद फासला तय करने के बाद बात शारिक की समझ में आ गई। आगे उस चट्टानी दीवार में एक तंग सी दरार थी और रहमतुल्लाह उसी दरार में दाखिल हो गया। उसके पीछे उमर भी दरार में दाखिल हो रहा था। शाहपरी के बाद शारिक उस दरार में दाखिल हुआ और उसने समीना को भी अंदर खींच लिया। समीना का हाथ छोड़कर उसने बाहर की तरफ झुकते हुए 9 लखे का हाथ पकड़ लिया। 9 लखा उस दरार में दाखिल हो रहा था कि एक पत्थर उसके पैर के नीचे से निकल गया। 9 लखे को एक झटका सा लगा। अगर उसका हाथ शारिक के हाथ में ना होता तो वो भी उस पत्थर के साथ खड्ड में जा गिरता। 9 लखा नीचे लटका हुआ था और शारिक ने बड़ी मजबूती से उसका हाथ थाम रखा था। खौफ की शिद्दत से 9 लखे का चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था और उसके मुंह से अजीब सी आवाज भी निकल रही थी। मोहम्मद उमर ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर 9 लखे का दूसरा हाथ पकड़ लिया और दोनों ने मिलकर उसे ऊपर खींच लिया। वो दोनों बड़ी मुश्किल से 9 लखे को खींचकर दराड़ में ला सके थे। 9 लखा तो फौरन ही जमीन पर गिरकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसकी अजीब सी कैफियत हो रही थी। शारिक और मोहम्मद उमर को भी पसीना आ गया था। वो भी लंबे लंबे सांस ले रहे थे। ओ भाई रहमतुल्लाह, बिलाकर 9 लखे ने अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, आगे भी अगर ऐसा रास्ता है तो मुझे यहीं छोड़ जाओ, मैं आगे नहीं जा सकता। नहीं भाई 9 लाख का, रहमतुल्लाह ने कहा, आगे का रास्ता बिल्कुल आसान है, अब कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। 9 लाख का? 9 लखा बुड़बुड़ाया, मैं तो 9 कौड़ी का भी नहीं रहा, तुम मुझे 9 लाख का कह रहे हो। सूरत संजीदा होने के बावजूद 9 लखे की इस बात पर वो सभी मुस्कुरा दिए। उन्हें तकरीबन आधा घंटा वहां रुकना पड़ा। वो दरार बहुत तंग थी। बाद जगहों पर तो दरार इस कदर तंग थी कि वो दीवार के साथ घिसट कर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन 50 गज का फासला तय करने के बाद वो बिलाकर खुली जगह पर निकल आए। यहाँ भी वो कुछ देर रुके और फिर आगे चलने लगे। अब रास्ता वाकई ज्यादा दुश्वार नहीं था। वो मुसलसल ढुलान पर उतरते रहे। दोपहर 5 बजे के करीब वो एक बार फिर रुक गए। सरहद यहाँ से बिल्कुल करीब है, रहमतुल्लाह ने बताया। कुछ खा पी कर आराम कर लें, शाम का अंधेरा फैलने के बाद हम यहाँ से रवाना होंगे और तकरीबन 1 घंटे बाद सरहद पार कर लेंगे। उसने जमीन पर दस्तरख्वान बिछाकर बचा कुचा खाना लगा दिया। खाने के बाद भी वो लोग देर तक वहां बैठे रहे। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप गया तो रहमतुल्लाह अपनी जगह से उठ गया। उन लोगों ने भी उठकर अपनी अपनी राइफलें कंधों पर लटका ली और रहमतुल्लाह के पीछे चलने लगे। रास्ता ज्यादा दुश्वार नहीं था। कभी वो किसी तंग सी घाटी में उतरने लगते और कभी बुलंदी पर चढ़ने लगते। उस वक्त वो एक बहुत तंग सी सुरंग में सीने के बल रेंग रहे थे।
सुरंग इस कदर तंग थी कि वो बमुश्किल घसीट घसीट कर आगे बढ़ रहे थे। तकरीबन 15 मिनट बाद वो सुरंग से बाहर निकल आए। आगे भी एक तंग सी दरार थी जिसमें वो एक दूसरे के पीछे चलते रहे और फिर कुशादा जगह पर निकल आए। उससे आगे मुसलसल ढुलान थी। सबसे आगे रहमतुल्लाह था और इत्तफाक से समीना इस वक्त सबसे पीछे थी। वो ढुलान पर उतर रहे थे कि दफअतन समीना का पैर पत्थरों पर फिसल गया। कई छोटे पत्थर उसके पैरों के नीचे से निकल गए। समीना लड़खड़ा गई। उसने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सकी और पुश्त के बल गिर पड़ी। गिरने के बाद भी उसने संभलने की कोशिश की थी मगर पत्थर उसके नीचे से निकलते गए और वो लुढ़कती चली गई। उसके मुंह से चीखें निकल रही थी। शारिक वगैरह तेजी से मुड़े। शारिक उसकी मदद के लिए दौड़ा मगर पत्थरों पर उसका पैर भी फिसल गया और वो भी ढुलान पर लुढ़कने लगा। समीना के साथ लातादाद छोटे छोटे पत्थर भी लुढ़क रहे थे। तारीकी में उसे अंदाजा नहीं था कि उस ढलान के इख्तिताम पर क्या है। वो खौफजदा अंदाज में चीखी जा रही थी। बिराकर वो झाड़ियों में अटक कर रुक गई। उसके चंद सेकंड बाद ही शारिक भी उसके करीब ही आकर रुक गया। तुम्हें चोट तो नहीं आई? शारिक समीना का हाथ पकड़कर उसे सहारा देते हुए बोला। ज्यादा नहीं। समीना अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हुए बोली। बस जरा सा घुटने छिले हैं, सर पर खराश आई है, हाथों पर रगड़ लगी है और कंधे भी छिल गए हैं। वैसे मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि इन संगीन तरीन हालात में भी तुम्हारी खुश दिली बरकरार है, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा और वो उसे सहारा देकर उस जगह ले आया जहाँ 9 लखा वगैरह खड़े थे। समीना किसी कदर लंगड़ा कर चल रही थी। घुटनों और पैरों के अलावा जिस्म के कई हिस्सों पर रगड़ भी लगी थी और वो तकलीफ महसूस कर रही थी। चंद गज का फासला तय करने के बाद वो रुक गई। अब मुझसे नहीं चला जा रहा, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, समीना ने कहा और फिर रहमतुल्लाह की तरफ देखते हुए बोली। सरहद कितनी दूर रह गई है? हम कब सरहद पार करेंगे? सरहद? रहमतुल्लाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सरहद तकरीबन 2 मील पीछे रह चुकी है और हम इस वक्त पाकिस्तानी इलाके में हैं। ओह माय गॉड, थैंक गॉड, समीना के मुंह से बेइख्तियार निकला। शुक्र है हम उस जहन्नुम से निकले, 9 लखे ने कहा और वहीं आलती पालती मारकर बैठ गया। तो फिर थोड़ी देर रुक जाओ, हम बहुत थक गए हैं, लेकिन अभी हम खतरे से बाहर नहीं निकले, रहमतुल्लाह ने कहा। सरहद के करीब इन पहाड़ों में जा बजा पाकिस्तानी मलेशिया की चौकियां बनी हुई हैं। वो लोग टोलियों की सूरत में गश्त भी करते रहते हैं। अगर हम उनकी नजरों में आ गए तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहा? हमें मजीद और भी चलना होगा? समीना के मुंह से कराह सी निकली। जाहिर है हम इस वीराने में तो नहीं बैठ सकते, रहमतुल्लाह ने जवाब दिया। सरहद पार कर लेने का ये मतलब हरगिज नहीं कि हम खतरा से बाहर निकल आए। हमें जल्द से जल्द महफूज जगह पर पहुंचना है। महफूज जगह? समीना बोली। हमें और कितना चलना पड़ेगा? कम से कम 5-6 मील, रहमतुल्लाह ने कहा। 5-6 मील आगे चंद घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती है। हमें दिन की रोशनी फैलने से पहले पहले उस बस्ती में पहुंचना है। समीना एक बार फिर करा कर रह गई। कुछ देर बाद वो फिर चल पड़े। समीना मुसलसल लंगड़ा कर चल रही थी जिसकी वजह से उन लोगों की रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं थी। इस तरह मुसलसल 1 घंटे तक चलते रहने के बाद वो एक मैदान में पहुंच गए। शारिक ने मुड़कर देखा। उनके पीछे एक बुलंद पहाड़ था जिसके दामन में वो खड़े थे। उसे हैरत हो रही थी कि वो लोग ये बुलंद पहाड़ उबूर करके आए थे। उसने सर झटक दिया। वो लोग तो अब तक न जाने कितने पहाड़ उबूर कर चुके थे। इनके सामने एक वसीम पथरीला मैदान था जिसके आखिर में बहुत दूर बुलंद पहाड़ों के हिवले दिखाई दे रहे थे। वो चलते चलते एक बार फिर रुक गए। वो बाकायदा सड़क नहीं थी, एक पथरीला रास्ता था जो दाएं से बाएं चला गया था। ये रास्ता इतना कुशादा था कि 2 ट्रक बासानी पहलू बपहलू चल सकते थे। वो सड़क के किनारे खड़े इधर उधर देख रहे थे कि दफअतन शारिक चौंक गया। दाईं तरफ बहुत दूर तक एक लम्हे को रोशनी सी चमकी थी और फिर गायब हो गई। रहमतुल्लाह ने भी शायद वो रोशनी देख ली थी। भागो, वो चीखा। मलेशिया की गश्ती पार्टी इस तरफ आ रही है, इसी तरफ पत्थरों के पीछे छुप जाओ, जल्दी करो। वो लोग दौड़कर बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छुप गए। शारिक ने पत्थर की आड़ में झांक कर देखा। रोशनी एक बार फिर नजर आई। इस मर्तबा वो निगाहों से ओझल नहीं हुई। वो किसी ट्रक के हेडलैम्प्स की रोशनियां थी जो पथरीले मैदान में बल खाती हुई सड़क पर बतदरीज करीब आती जा रही थी। वो लोग पत्थरों के पीछे दुबके रहे। चंद मिनट बाद ही वो ट्रक उनके सामने से गुजर गया। ट्रक छोटा था और पीछे से खुला हुआ था और उसमें मलेशिया के कम से कम 6 जवान बैठे हुए थे। ट्रक के आगे निकल जाने के बाद भी वो तकरीबन 5 मिनट तक पत्थरों के पीछे छुपे रहे और फिर उठकर तेज तेज चलते हुए सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए और रुके बगैर चलते रहे। तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद वो फिर रुक गए। आगे नशेब था और थोड़े ही फासले पर एक जगह मदम सी रोशनी नजर आ रही थी। वो छोटी सी बस्ती हमारी पहली मंजिल है, रहमतुल्लाह ने रोशनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम कम से कम 1 दिन उस बस्ती में रहेंगे, उसके बाद खारजदार रवाना हो जाएंगे। आओ आगे चलें। वो लोग ढुलान उतरने लगे। तकरीबन आधे घंटे बाद वो बस्ती में दाखिल हो गए जहां 3-4 कुत्तों ने भौंककर उनका इस्तकबाल किया। रहमतुल्लाह कुत्तों को इश्कारता हुआ आगे बढ़ता रहा और वो लोग उसके पीछे चलते रहे और फिर कुछ ही देर बाद रहमतुल्लाह एक मकान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था।
खारदार इस बस्ती से तकरीबन 10 मील के फासले पर था। इन्होंने वो पूरा दिन और रात उस छोटी सी बस्ती में गुजारी। अगले रोज सुबह सवेरे वो लोग एक पिकअप ट्रक पर खारदार के लिए रवाना हो गए। ये ट्रक उसी बस्ती के मलक अब्दुल्ला खान की मलकियत था। अब्दुल्ला खान की उम्र 40 और 45 के लगभग रही होगी। वो मलेशिया के लिए भी काम करता था। उसे ठेके पर बार बरदारी के छोटे छोटे काम मिल जाते थे। इसके अलावा वो अपने इस पिकअप ट्रक से और भी बहुत से काम लेता था। खारदार से वाना तक दिन में सिर्फ एक बस चलती थी। वो भी सुबह 6 बजे निकल जाती थी और उसके बाद आसपास बस्तियों में लोगों को लाने ले जाने के लिए अब्दुल्ला खान का ये पिकअप ट्रक ही इस्तेमाल होता था। वो माकूल किराया लेकर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देता था। वो लोग सुबह सूरज निकलने से पहले उस बस्ती से रवाना हुए थे और सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद खारदार पहुंच गए। रहमतुल्ला उन्हें सीधा अपने रिश्तेदार के घर ले गया। उसके बाप नसीब खान का मामूजाद भाई मलिक शहबाज दुकानदार था। अपनी दुकानदारी के अलावा वो करीबी वाक़े मलेशिया की चौकी पर गोश्त भी फराहम करता था। मलेशिया को गोश्त की फराहमी का ठेका उसके पास कई साल से था। दूसरे बहुत से लोग कई मरतबा ये ठेका हासिल करने की कोशिश कर चुके थे, मगर चौकी के कमांडर से मलिक शहबाज खान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। उसने कभी शिकायत का मौका भी नहीं दिया था और इसलिए हर साल ये ठेका उसे ही मिल रहा था। मलिक शहबाज का मकान खासा बड़ा था। उसने बड़ी गर्मजोशी से अपने मेहमान को खुश आमदीद कहा था। वो लोग 2 दिन तक उसकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाते रहे। तीसरे रोज उनकी रवानगी का प्रोग्राम बना। मलिक शहबाज को भी अपने एक काम के सिलसिले में वाना जाना था। यहाँ मलेशिया का इलाकाई हेडक्वार्टर था। उसने रात ही को बस पर अपने और शारक वगैरह के लिए सीटें बुक करवा ली थी। अफगानिस्तान में भागदौड़ के दौरान शारक वगैरह को रकम की जरूरत नहीं पड़ी थी, बल्कि वो भूल ही गए थे कि करेंसी भी कोई चीज होती है। वो लोग आबादियों से दूर रहकर पहाड़ों में सफर करते रहे थे। कभी 2 दिन भूखे रहते और कभी जंगली जानवर शिकार करके अपना पेट भर लेते। लेकिन पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही सूरत हाल बदल गई थी। इन्हें पहाड़ों में मारे मारे फिरने की जरूरत नहीं थी। ये उनका अपना मुल्क था और वो आजादी से सफर कर सकते थे। सफर के लिए बसें मौजूद थी, लेकिन बसों के लिए किराया दरकार था। रकम हासिल करने के लिए उन्हें अपनी राइफलें मलिक शहबाज के हाथ औने पौने दामों फरोख्त करनी पड़ी। हालांकि शारक अच्छी तरह जानता था कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में एक कलाशिनकोव राइफल 50-60 हजार में फरोख्त हो सकती है, लेकिन वो राइफलें अपने साथ लेकर नहीं चल सकते थे। इसलिए उसे तमाम राइफलें औने पौने फरोख्त करना पड़ी। बस सुबह 6 बजे चली। गलावेन कोए, तोरोरम और त्यादरा नवाई होती हुई सूरज गुरूब होने से थोड़ी देर पहले वाना पहुंच गई। वो बहुत बड़ी हवेली नुमा इमारत थी जहां बस रुकी थी। तकरीबन 2 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल खुला मैदान था, जिसके चारों तरफ मुरब्बा शक्ल की इमारत बनी हुई थी। तवील और कुशादा बरामदों ने चारों तरफ की इमारत को मिला रखा था। यहाँ दुकानें, कहवे खाने, रिहायशी होटल और चाय खाने बने हुए थे। बाज़ जगह पर इमारत 2 मंजिला थी। दरमियान में वाक़े मैदान में भी लोगों ने जुमा बाजार की तरह दुकानें लगा रखी थी। बसें भी उसी मैदान में आकर रुकती थी। उनसे पहले 4 बसें और भी खड़ी थी। उन बसों को देखकर लगता था जैसे किसी अजायब घर से निकाली गई हो। देखने में ये बसें ढांचे ही लगती थी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में चलने वाली इन बसों के इंजन नहायत ताकतवर थे। वो लोग बसों से उतर आए। उनका ख्याल था कि रात उन्हें किसी होटल में बसर करनी पड़ेगी, लेकिन जब मलिक शहबाज ने अपने घर रात गुजारने की पेशकश की तो इन्होंने फौरन ही कबूल कर लिया। बस से उतरने के बाद वो हैरत से चारों तरफ देख रहे थे। यहाँ हर किस्म की दुकानें थी और हर दुकान में तकरीबन हर किस्म की चीजें दस्तयाब थी। किराने की दुकान में आटे, नमक के अलावा जूते, कपड़े और दूसरी चीजें भी दस्तयाब थी। इनके लिए हैरत की बात यह थी कि हर किस्म का असला तकरीबन हर दुकान पर मौजूद था। राइफलें, पिस्तौलें और सब मशीन गन्ने हर दुकान पर नजर आ रही थी। गोलियां और कारतूस वगैरह खुली टोकरियों में इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे चने बिक रहे हों। हवेली के बाहर की तरफ भी दुकानें थी और उन दुकानों में भी यही सब कुछ था। बस से उतरते उन्हें जिस चीज ने सबसे ज्यादा मुतासर किया था वो वाना की जामे मस्जिद थी। हवेली से मुल्क नीले पत्थरों से बनी हुई ये वसी व अरीज मस्जिद बहुत खूबसूरत थी और शारे के ख्याल में इसने किसी शहर में भी ऐसी खूबसूरत मस्जिद नहीं देखी थी, जहां हर किस्म का साजो सामान और सहूलतें मयसर थी। वाना की इस मस्जिद की तामीर में कई साल लगे थे और ये लोगों के चंदे से तामीर हुई थी। इस मस्जिद की तामीर में शहर के तकरीबन हर फर्द ने रजाकाराना तौर पर मजदूरों की तरह काम किया था। वाना की आबादी बिखरी हुई थी। मलेशिया हेडक्वार्टर की इमारत शहर के तकरीबन 1 मील के फासले पर थी। बुलंद टीले पर वाक़े कलानुमा ये इमारत दूर ही से नजर आ रही थी। मलिक शहबाज का एक मकान वाना में भी था। वो अपने काम के सिलसिले में अक्सर वाना आता रहता था और अपने मकान ही में ठहरता था। मकान की देखभाल और कामकाज के लिए उसने एक मुलाजिम रखा हुआ था। एक रोज पहले उसने अपने मुलाजिम को आने की इतला भिजवा दी थी और गालबन ये भी बता दिया था कि उसके साथ कुछ मेहमान भी होंगे। उसने खाने का बंदोबस्त कर रखा था। मलिक शहबाज का ये मकान आबादी से तकरीबन निस्फ मील दूर एक टीले पर वाक़े था। हवेली नुमा ये मकान खासा वसी व अरीज था, जिसे चारों तरफ से बुलंद फसील ने घेर रखा था।
उस चार दीवारी के एक तरफ पत्थरों से बनी हुई इमारत थी और उसके सामने वसी व अरीज लान था। दरख्तों की भी बहुतात थी। लान और दरख्तों को सरसब्ज रखने के लिए पानी का भी माकूल इंतजाम था। एक पथरीला रास्ता शहर से उस मकान तक चला गया था। कुर्बो जवार के टीलों पर भी मकान नजर आ रहे थे। करीब तरीन मकान भी वहां से कम से कम 100 गज के फासले पर थे। वो लोग हवेली तक पैदल ही आए। हवेली में दाखिल होते ही शारक वगैरह इधर उधर देखने लगे। एक तरफ एक खटारा सी कार खड़ी थी जिसके टायरों की हवा निकली हुई थी। करीब से गुजरते हुए शारक ने कार के अंदर झांका। उसकी सीटें भी गायब थी। बरामदे में लंबा तिरंगा सा एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। खासा सेहतमंद आदमी था। वो मलिक शहबाज का मुलाजिम अहमद खान था। उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, लेकिन टूथ ब्रश टाइप की मूंछें खासी बार रोब थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर मलिक शहबाज के हाथ से बैग ले लिया और मानी खेज नजरों से समीना और शाह परी की तरफ देखने लगा। शारक वगैरह की तरफ भी उसने अजीब सी नजरों से देखा। वो लोग अंदर आ गए। ये कमरा खासा वसी व अरीज था। फर्श पर दबीज कालीन बिछे हुए थे और रेशमी गिलाफ वाले गाँव तकिए रखे हुए थे। आप लोग मुंह हाथ धो लें तो चाय पी जाए, मलिक शहबाज ने शारक वगैरह की तरफ देखते हुए कहा। फिर अहमद खान की तरफ देखकर बोला, अहमद खान, इनके लिए पानी का बंदोबस्त करो। जी मलक जी। अहमद खान ने सारी लाया। वो लोग उसी के साथ कमरे से निकलकर मकान की पिछली तरफ आ गए। उस तरफ भी बरामदा था। एक तरफ पानी के 2 ड्रम रखे हुए थे। आप लोग यहाँ मुंह हाथ धो लें, मैं तौलिया लेकर आता हूँ, अहमद खान कहते हुए एक तरफ चला गया। पहले शाहपरी ने मुंह हाथ धोया, फिर समीना ने, उसके बाद नौलखा वगैरह आगे बढ़े। इसी दौरान अहमद खान एक बड़ा सा तौलिया ले आया। उसने तौलिया शाहपरी की तरफ बढ़ा दिया। उस वक्त ना शाहपरी के सर पर चादर थी और ना ही समीना के सर पर। अहमद खान उनके सामने खड़ा हवस भरी नजरों से बारी बारी उनकी तरफ देख रहा था। इस वक्त शाम का अंधेरा गहरा हो चुका था। मकान की पिछली तरफ भी दरख्तों की बहुतात थी। तारीकी में तेज हवा से झूमते हुए दरख्तों के साए बड़ा पुरअसरार तासर दे रहे थे। जब वो लोग दोबारा उस कमरे में पहुंचे तो मलिक शहबाज वहां मौजूद नहीं था। वो लोग कालीन पर बैठ गए। नौलखा, समीना और शाहपरी तो लेट गई। वो लोग तवील अरसे तक बंजर और वैरान पहाड़ों में भटकते रहे थे। हजारों फुट बुलंद पहाड़ों पर चढ़ते रहे थे, लेकिन इतनी थकन कभी नहीं हुई थी जितनी आज थी। दिन भर के सफर ने उन्हें बुरी तरह थका दिया था। समीना तो कालीन पर लेटते ही ऊँघने लगी थी। नौलखे की हालत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। तकरीबन 15 मिनट बाद मलिक शहबाज भी आ गया और उसके थोड़ी देर बाद अहमद खान चाय ले आया। बातों की आवाज सुनकर समीना और नौलखा भी उठकर बैठ गए। चाय पीने के दौरान वो बातें करते रहे। मलिक शहबाज उन्हें वाना और साउथ वजीरिस्तान के बारे में बता रहा था। मुझे एक जरूरी काम से शहर जाना है, तुम लोग आराम करो, मैं 8:30-9 बजे तक वापस आ जाऊंगा। उस वक्त तक खाना भी तैयार हो चुका होगा। और हाँ, किसी बात से डरने या खौफजदा होने की जरूरत नहीं। यहाँ तुम लोगों को कोई खतरा नहीं। किसी चीज की जरूरत हो तो अहमद खान को बता देना। मलिक शहबाज उठकर खड़ा हो गया और कुछ ही देर बाद वो बाहर जा चुका था। उसके जाने के बाद अहमद खान ने चाय के बर्तन उठा लिए और शारक वगैरह टांगे फैलाकर बैठ गए। शारक बाबू, नौलखे ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यहाँ हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं होगा? उम्मीद तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें मोहतात रहना चाहिए। शारक ने कहा, हमें ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा क्योंकि अब अपने दिफा के लिए हमारे पास कोई असला भी नहीं। मेरे पास शिकारी चाकू मौजूद है, मोहम्मद उमर ने कहा, और मेरे पास भी खंजर मौजूद है, शाह परी ने कहा, और शलवार का पंजा उठाकर पिंडली से बंधा हुआ खंजर दिखाने लगी। अगर कोई नामुवाफिक सूरत हुई तो क्या तुम्हारे ख्याल में हम सिर्फ एक चाकू और खंजर से अपना दिफा कर सकेंगे? शारिक ने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, ये तो वक्त आने पर देखा जाएगा। वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे उम्मीद है कि ऐसी कोई सूरत पैदा नहीं होगी, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। लेकिन वो सोच रहा था कि अगर वाकई कोई ऐसी नाखुशगवार सूरत पैदा हुई तो वो अपना दिफा किस तरह कर सकेंगे। उसे सबसे बड़ा खतरा समीना और शाह परी की वजह से था। वो दोनों कमबख्त इस कदर हसीन थी कि हर शख्स की नजरें उनकी तरफ उठ जाती थी। आते ही उसने अहमद खान की नजरों को भी देख लिया था। उसे शहबाज खान की नजरों में भी हवस नजर आई थी। अगर उसकी नीयत में फतूर आ गया तो गड़बड़ हो सकती है। मलिक शहबाज खान यहाँ का रहने वाला था। मलेशिया के अफसरान से उसके ताल्लुकात थे, पॉलिटिकल से भी उसके गहरे रवाबत थे। वो उनके खिलाफ बहुत कुछ कर सकता था। और यह भी हो सकता था कि शारिक, मोहम्मद उमर और नौलखे को तो पॉलिटिकल हुकाम के हवाले कर दे और उन दोनों लड़कियों पर कब्जा कर ले। उन लोगों के खिलाफ कोई भी इल्जाम आयद किया जा सकता था। वो अगरचे पाकिस्तानी शहरी थे, लेकिन गैर तरीके से वो सरहद पार करके आए थे और अफगानिस्तान में कत्लो गारत करके आए थे। मजीद बना के उनके खिलाफ तहकीकात की जाती तो बात बहुत दूर तक निकल सकती थी। सिर्फ लाहौर ही में उनके लिए इतने केसेस थे कि कई जन्म लेने के बाद भी सजा पूरी नहीं हो सकती थी। ये वो खदशात थे जो शारिक के ज़हन में जन्म ले रहे थे। वो सोच रहा था कि अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हुई तो हर सूरत में उससे निमटना होगा। किसी ऐसी सूरत से बचने का तरीकाकार ये भी था कि वो लोग खामोशी से यहाँ से निकल जाएं, लेकिन ऐसा करना अब मुमकिन नहीं था।